Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture, I would like to discuss another important topic related to the genetics. That is the topic, that is the anticipation, or you can say that is also known as genetic anticipation. ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एंटीसिपेशन क्या है, अथवा उसको हमको जेनेटिक एंटीसिपेशन क्या है। इसको ट्रिपलेट डिजीज भी कहते हैं। व्हाट इज नोन एज ट्रिपलेट डिजीज, क्योंकि इसमें जो जो आपके बेस पेयर हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो ट्रिपलेट फॉर्म में रहते हैं। सो इट इज नोन एज ट्रिपलेट डिजीज। आगे हम बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंटीसिपेशन क्या है या जेनेटिक एंटीसिपेशन क्या है। इन जेनेटिक्स, अगर जेनेटिक्स की भाषा में बात करें, इसकी डिफिनीशन एग्जैक्टली देखिए। एंटीसिपेशन इज ए फिनोमेना वेयर बाई एज ए जेनेटिक डिसऑर्डर इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एंटीसिपेशन क्या है? एंटीसिपेशन एक फिनोमेना है, एंटीसिपेशन एक प्रक्रिया है। वेयर एज बाई माने जहाँ पर, एंटीसिपेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा या जिसमें आनुवंशिकी डिसऑर्डर जो होते हैं, जो आनुवंशिकी कमियां होती हैं, इस पास्ट माने गुजर जाती हैं ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन माने नेक्स्ट पीढ़ी में। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट एंटीसिपेशन इज ए फिनोमेना। एंटीसिपेशन एक प्रक्रिया होती है जिनमें जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, वेयर बाई एज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, वेयर माने जहाँ पर, बाई माने द्वारा, एज माने जैसे, वहाँ पर जैसे जो आनुवंशिकी डिसऑर्डर होते हैं, जो आनुवंशिकी कमियां होती हैं, आनुवंशिकी बीमारियां होती हैं, वो नेक्स्ट पीढ़ी में चली जाती हैं। ठीक है, आगे इसके सिम्टम्स क्या हैं देखिए। द सिम्टम्स ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर बिकम अपीयरेंट एट एन अर्ली एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो भी सिम्टम्स होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की, सिम्टम्स माने लक्षण, जेनेटिक माने आनुवंशिकी, डिसऑर्डर माने कमियां। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं, बिकम अपीयरेंट, बिकम माने हो जाते हैं, अपीयरेंट माने प्रकट होना या दिखाई पड़ना, अर्ली एज माने प्रारंभिक अवस्था में। इस तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर के जो भी लक्षण होते हैं वे अर्ली एज में दिखाई पड़ने लगते हैं, यानी प्रारंभिक अवस्था में भी दिखाई पड़ने लगते हैं विथ ईच जनरेशन माने प्रत्येक पीढ़ी में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। Question number 1 is that what do you mean by term anticipation? So it is very clear that anticipation is a phenomena in whereby genetic disorder is passed on to the next generation. Anticipation क्या है? एक फिनोमिना है जिसमें आनुवंशिकी डिसऑर्डर या आनुवंशिकी डिजीज जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुजरते हैं। पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन माने होता है दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। और सबसे जो खासियत बात है इसकी जेनेटिक एंटीसिपेशन की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द सिम्टम ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बिकम अपीयरेंट एट एन अर्ली एज विथ ईच जनरेशन। जो सिम्टम्स होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की, वे प्रत्येक पीढ़ी के प्रारंभिक एज में ही प्रकट हो जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर मामलों में, एन इंक्रीजेज इन द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स आल्सो नोटेड। ठीक है, ये कह रहे हैं जेनेटिक एंटीसिपेशंस के जो भी लक्षण होते हैं वे प्रत्येक पीढ़ी की प्रारंभिक अवस्था में भी दिखाई पड़ते हैं। ज़्यादातर मामलों में, इन मोस्ट केसेस का मतलब है ज़्यादातर मामलों में, एंड इंक्रीजेज इन द सीवियरिटी, इंक्रीज माने बढ़ना, सीवियरिटी माने बहुत ज़्यादा, आप सिम्टम माने लक्षण, आल्सो नोटेड। ज़्यादातर केसों में यह भी नोट किया गया है कि लक्षण की जो सीवियरिटी होती है, लक्षण की जो गंभीरता होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, एंटीसिपेशन इज कॉमन इन ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटीसिपेशन क्या है? एंटीसिपेशन इज कॉमन माने जो एंटीसिपेशन है वह सामान्यतः किस में पाया जाता है? ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर,
जो भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ट्राई न्यूक्लियोटाइड मतलब जैसे CAG है, ठीक है, जैसे CAG है, GAA है, CTG है, तो जो भी ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, रिपीट माने होता है पुनरावृत्ति करना, डिसऑर्डर माने कमियां। अगर ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स जो है बार बार रिपीट करेंगे तो इस तरह के डिसऑर्डर होने के चांस बढ़ जाते हैं। सो द एंटीसिपेशन इज कॉमन इन दोज पर्सन्स, एंटीसिपेशन इज कॉमन इन दोज इंडिविजुअल्स इन व्हिच द ट्राई न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर रिपीट्स, और यू कैन सी ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर। एंटीसिपेशन ज़्यादातर सामान्यतः उन मामलों में होता है, एंटीसिपेशन ज़्यादातर वहाँ पाया जाता है जहाँ पर ट्राई न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर रिपीट करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर। जैसे सच एज माने हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है, हंटिंगटन डिजीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो मस्तिष्क की नर्व सेल होती हैं, द नर्व सेल ऑफ ब्रेन्स, ठीक है, जो द नर्व सेल्स ऑफ ब्रेन बिकम वीक ओवर टाइम, मतलब जो मस्तिष्क की नर्व सेल्स होती हैं धीरे धीरे समय के साथ कमज़ोर होती जाती हैं या धीरे धीरे बहुत उसमें वीकनेस आ जाती है, तो उसे कहते हैं हंटिंगटन डिजीज। एंड मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स में राटनिंग शुरू हो जाती है, सड़ना शुरू हो जाती हैं, इसे कहते हैं मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी। वेयर एज ए डायनेमिक म्यूटेशन इन DNA वकर्स, तो कुल मिलाकर के एंटीसिपेशन सामान्यतः वहाँ पाया जाता है जहाँ पर ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट करते हैं, जहाँ पर ट्राई न्यूक्लियोटाइड में रिपीटिशन होता है, इसीलिए ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे हंटिंगटन डिजीज है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। वेयर ए डायनेमिक म्यूटेशन, जहाँ पर एक गतिशील जो है उत्परिवर्तन होता है DNA के अंदर। ऑल ऑफ दीज डिजीज हैव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ये सारे जो डिजीज ऊपर दिए जा रहे हैं इसमें न्यूरोलॉजिकल माने होता है नर्व संबंधी, नाड़ी संबंधी सिम्टम्स यानी लक्षण नजर आते हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, इससे रिलेटेड जो है The term anticipation was used for the first time by Molt in 1900। टर्म एंटीसिपेशन को सबसे पहले मोल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1910 में यूज़ किया था। हु ऑब्जर्व दैट माने जिन्होंने यहाँ ऑब्जर्व किया था, जिन्होंने ये पता लगाया था, जिन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था, जिन्होंने परीक्षण किया था, जिन्होंने देखा था कि ट्रेट इंसैनिटी अपीयर्ड इन द ऑफस्प्रिंग, जिन्होंने देखा था कि जेनेटिक एंटीसिपेशन टर्म को सबसे पहले मार्ट नामक वैज्ञानिक ने 1910 में ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व माने परीक्षण करना। जब उन्होंने इस ट्रेट की जो इंसैनिटी देखा था, ट्रेट की इंसैनिटी का मतलब होता है, इंसैनिटी मीन्स होता है सीरियसली मेंटल इल, इंसैनिटी का मतलब होता है सीरियसली मेंटल इल। जब उन्होंने मार्ट नामक वैज्ञानिक ने 1910 में यह ऑब्जर्व किया, इस लक्षण की, ट्रेट माने लक्षण की, इंसैनिटी माने सीरियस मेंटल इल, गंभीर मानसिक बीमारी, अपीयर्ड इन द ऑफस्प्रिंग, जब किसी एक ऑफस्प्रिंग में नवजात बच्चे में गंभीर मानसिक बीमारी को देखा, तब मार्ट नामक वैज्ञानिक ने 1910 में कहा कि इट इज ए कंडीशन एंड एट दैट टाइम, उस समय जो मार्ट नामक वैज्ञानिक ने तब यह टर्म यूज किया था एंटीसिपेशन। ठीक है, अपीयर्ड इन द ऑफस्प्रिंग देन इन द पेरेंट्स, किसकी तुलना में, पेरेंट्स की तुलना में, यानी पेरेंट्स की तुलना में बच्चे में सबसे पहले आ गया, मतलब पेरेंट्स की तुलना में बच्चे में इसकी गंभीरता सबसे पहले देखी गई। मैंने पहले ही बताया कि यह डिजीज जो होता है अर्ली एज में दिखाई देता है। तो मार्ट नामक वैज्ञानिक ने देखा कि पेरेंट्स की तुलना में, माता पिता की तुलना में जो गंभीर मस्तिष्क
की बीमारी है वो एकदम ऑफस्प्रिंग यानी न्यूली बॉर्न चाइल्ड में देखी गई। गंभीर मस्तिष्क की बीमारी, इंसैनिटी माने गंभीर मस्तिष्क की जो बीमारी है, अपीयर्ड माने प्रकट हुई, ऑफस्प्रिंग माने होता है एकदम नए नए जन्मजात बच्चे में, पेरेंट्स की तुलना में, माता पिता की तुलना में, यानी माता पिता में की तुलना में सबसे पहले एकदम नया नया जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है उसमें यह बीमारी देखी गई, गंभीर मानसिक इलनेस देखी गई। तब मार्ट ने उस टर्म यूज किया एंटिसिपेशन। दिस फिनोमिना वाज लेटर डिस्क्राइब बाय हार्पर। इस प्रक्रिया को बाद में डिस्क्राइब किया, इस प्रक्रिया को बाद में हार्पर के द्वारा व्याख्या किया गया। उनके कोवर्कर्स थे 1922 में। इस प्रक्रिया को बाद में हार्पर और उनके सहयोगियों के द्वारा 1922 में और बेल के द्वारा 1947 में भी प्रदर्शित किया गया। दिस फिनोमिना वाज ऑफन ऑब्जर्व्ड। इस प्रक्रिया को ऑफन माने भी, ऑब्जर्व माने परीक्षण किया गया। व्हेन द डिजीज इज पास्ड फ्रॉम वन ऑन फ्रॉम द फीमेल एंड नॉट व्हेन इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द मेल पेरेंट्स। इस फिनोमिना को तब भी ऑब्जर्व किया गया जब ये देखा गया कि यह जो डिजीज होता है वो फीमेल के द्वारा ट्रांसफ़र हो रहा है, स्थानांतरित होता है, जबकि यह मेल पेरेंट्स के द्वारा ट्रांसफ़र नहीं होता है। सो दैट द फिनोमिना इज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। इस तरह से यह डिजीज जो होता है, इस तरह से जो डिजीज होता है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है, यानी लिंग को प्रभावित करता है। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है लिंग से जुड़ा हुआ या लिंग्स को प्रभावित करता है, यानी मेल और फीमेल से रिलेटेड है। इनिशियली आगे देखो, सॉरी लिखा है इनिशियली माने प्रारंभिक में, शुरुआत में। इनिशियली सेवरल जेनेटिक्स, शुरुआत में बहुत सारे आनुवांशिक वैज्ञानिक, जिसके अंतर्गत पेंदेज थे, हॉल्डेन थे, फिशर थे, उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने प्रश्न उठाया दैट द फिनोमिना ऑफ एंटिसिपेशन, उन्होंने एंटिसिपेशन की प्रक्रिया पर क्वेश्चन उठाया। द फिनोमिना इज कन्फर्म्ड, यह प्रक्रिया एकदम कन्फर्म होती है, निश्चित होती है। एंड ए नंबर ऑफ डिजीज आर नोन टू एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ एंटिसिपेशन, और बहुत सारे डिजीज जो होते हैं, एग्जिबिट माने प्रदर्शित करते हैं या दिखाई पड़ते हैं, किसके अंतर्गत? फिनोमिना ऑफ एंटिसिपेशन का मतलब होता है एंटिसिपेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारे डिजीज दिखाई पड़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। टेबल एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन डिजीज शोइंग एंटिसिपेशन, कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं जिसमें एंटिसिपेशन डिजीज आप जो है वो दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ डिजीज है, एक तरफ रिपीट है। जैसे हमने पहले बताया था ना कि दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, इनको हम हेट्रोसोम भी कहते हैं। कुछ जो है डिजीज जो होते हैं ऑटोसोम पे पाए जाते हैं और कुछ जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, यानी एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, वाई क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले डिजीज जो है, इधर डिजीज है, इधर न्यूक्लियोटाइड रिपीट है। सबसे पहला डिजीज है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब होता है द जीन्स फॉर सच काइंड ऑफ डिजीज ऑन द ऑटोसोम एंड दे आर डोमिनेंट इन मैनर। मतलब जो नीचे बीमारी दी गई है 1 2 3 4 5, इन सबके जो जीन्स होते हैं वो ऑटोसोम पे पाए जाते हैं, लेकिन वो डोमिनेंट नेचर के होते हैं। जैसे सेबरल स्पाइनो सेरिब्रल एटक्सियास एक डिजीज है, इसके रिपीट्स यहाँ क्लियर नहीं है। हंटिंगटन डिजीज मैंने पहले बताया। हंटिंगटन डिजीज क्या है? ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें नर्व सेल जो है डैमेज होने लगती हैं एक ओवर टाइम के बाद। इसके जो ट्राईन्यूक्लियोटाइड रिपीट हैं वो CAG हैं। मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी मैंने बता ही दिया। मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी में क्या होता है? इसमें भी ट्राईन्यूक्लियोटाइड रिपीट है। ट्राईन्यूक्लियोटाइड मतलब होता है 3 बेस पेयर, जैसे C है, T है, G है, ठीक। जैसे CAG है, साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन, साइटोसिन थाइमिन ग्वानिन। अगला है डिस्किरेटो सिस्कोजेनेटा, ये भी एक डिजीज है। TTA GGG, TTA
ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड है, फिर जी है, यहाँ रिपीटिशन हो रहा है। तो इस तरह के जो डिजीज होते हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, और रिपीट में दिखाया गया है कैसे ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट करते हैं। आगे है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में जैसे फ्रेडरिच एटॉक्सिया एक डिजीज है, इसके जो रिपीट ट्राई न्यूक्लियोटाइड हैं GAA हैं। अगला है यक्स लिंक्ड डिजीज, फ्रेजाइल यक्स सिंड्रोम होते हैं। फ्रेजाइल माने कमजोर, यक्स लिंक्ड का मतलब होता है द जीन्स फॉर सच काइंड ऑफ डिजीज आर फाउंड ऑन द यक्स क्रोमोसोम। तो जो फ्रेजाइल यक्स सिंड्रोम डिजीज है, इसके जीन्स जो होते हैं वो यक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं यक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल रिसेसिव जो है, इसके डिजीज का नाम है फ्रेडरिच एटॉक्सिया। इसका जो न्यूक्लियोटाइड रिपीटिशन है GAA है, और यक्स लिंक्ड का जो है फ्रेजाइल यक्स सिंड्रोम, इसकी जो न्यूक्लियोटाइड रिपीटिशन है वो CGG। So that's all about the genetic anticipations. It will be asked in the short note type of questions in BSc first semester. I hope that the lecture must be understood to all of you. Thanks to all of watching the video. Thank you.